हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू हो रही है, क्योंकि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। मैंने 2011 वाले पेपर से शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के एसएसटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। आज से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और संभावित प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा दूंगी, और मैंने कंप्लीट भी करवा दिए हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, और इतने क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आप लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करा ही दिए हैं। सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो संभावित हैं, उनकी प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस जो कंप्लीट पूरी देख लेगा वो एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। पहला विकल्प है नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य। दूसरा विकल्प है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। तीसरा है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। और चौथा विकल्प है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सप्तऋषि। तो हमारा जो सौर मंडल है ये खगोलीय पिंडों से बना है। और ये किन खगोलीय पिंडों से बना है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, और इन ग्रहों का आपको क्रम भी याद रखना है। सूर्य से सबसे निकट है बुध, यानी सूर्य के सबसे पास है बुध। बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, और अरुण के बाद है वरुण। ये 8 ग्रह हैं, आपको क्रम भी याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि सूर्य से सबसे निकट में कौन सा ग्रह है, तो आपको याद रखना है बुध। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी याद रखिए। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखिए। तो प्रश्न आपका भले ही मैंने एक यहाँ पर बताया है, लेकिन उसके साथ मैंने आपको कई प्रश्न बता दिए हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर भी आपको याद रखने हैं। मेरा मकसद है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, चाहे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए लिखा है, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। कथन बी में लिखा है, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। निम्न में से सही विकल्प चुनें। अब इसमें से जो सही विकल्प हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें जो पहला कथन लिखा हुआ है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया, ये बिल्कुल सही है। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित करवाया था। जो जेम्स मिल थे ये स्कॉटिश इतिहासकार और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। अब कथन बी में लिखा है कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में तो बांटा था, लेकिन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में विभाजित किया था। ये गलत लिखे हुए हैं। तो कथन ए सही है और कथन बी गलत। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया था। 3 भाग थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला है पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। दूसरा विकल्प है पहाड़ महाक्षयित हैं। तीसरा है पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। और चौथा है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है।
तो पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग को विस्तृत किया जा रहा है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। क्या कथन दिए गए हैं? 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। कथन बी है इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। अब इसमें जो सही विकल्प हैं वो बताने हैं। तो पहला कथन है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। तो ये बात बिल्कुल सही है। 1770 का महान बंगाल अकाल एक विनाशकारी घटना थी जो भारत के बंगाल क्षेत्र में हुई थी, जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन था। तो पहला इसमें सही है। 1770 में अकाल पड़ा था और लगभग 1 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। और कथन बी में लिखा है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड और अनुमान बताते हैं कि प्रभावित क्षेत्र की 1/3 आबादी अकाल के परिणाम स्वरूप मर गई थी। तो इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि पहला विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प है इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। दूसरा है यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। तीसरा है इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। और चौथा है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। तो उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। तो पहला लिखा है कि इस क्षेत्र में शंकुधारी वन उगते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शंकुधारी वन नहीं उगते, बल्कि पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं। तो पहला इसमें गलत हो गया। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये सही है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, ये भी सही है, क्योंकि मानसून के दौरान यहाँ पर भारी वर्षा होती है। और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, ये भी सही है। तो बी सी डी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। पहला विकल्प है गारो हिल्स, दूसरा है मालाबार हिल्स, तीसरा है सुलेमान और किरथर हिल्स और चौथा है नीलगिरी हिल्स। तो गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं सुलेमान और किरथर हिल्स। सी विकल्प इसमें यानी तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यानी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है सुलेमान और किरथर पहाड़ियां उन क्षेत्रों में से हैं जहां गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती सहित कृषि के कुछ शुरुआती साक्ष्य पाए गए हैं। यह क्षेत्र उस क्षेत्र का हिस्सा था जहां नवपाषाण क्रांति हुई थी, जो खानाबदोश शिकार और सभा से स्थायी कृषि समुदायों से एक महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतीक था, जो मानव इतिहास में एक आधारशिला थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और इतना तो याद रखिएगा कि गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के साथ सुलेमान और किरथर हिल्स से मिले हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? पहला विकल्प है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और चौथा है ओजोन और हीलियम। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होती है वह 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो इसमें यही तो पूछा गया है कि वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। और कथन बी में लिखा है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। अब इसमें जो सत्य कथन है वह बताने हैं।
तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला कथन सत्य हो जाएगा। और कथन बी में लिखा है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो ये गलत है, क्योंकि वेद समाज की स्थापना 1864 में हो चुकी थी और आर्य समाज की स्थापना 1825 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। तो जब इसकी स्थापना बाद में हुई तो वेद समाज आर्य समाज से कैसे प्रेरित हो सकता है? तो बी विकल्प पूरी तरीके से गलत है। ए सही किंतु बी गलत, यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है, ए सही किंतु बी गलत, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? पहला विकल्प है 20 वर्ष तथा 18 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, तीसरा है 21 वर्ष तथा 18 वर्ष और चौथा है 17 वर्ष तथा 15 वर्ष। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, बाल विवाह की व्यापक प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश भारत में 1929 में पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। अब इसमें जो विवाह की उम्र थी वो कितनी थी? 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, यानी कि पुरुष की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष और महिला की 16 वर्ष। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये किस नियम के अनुसार है? 1929 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था उसके अनुसार। वर्तमान में कितनी है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत और बांग्लादेश जूट के यानी पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन लिखा हुआ है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। दूसरा है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। और चौथा है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो पहला कथन लिखा हुआ है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है, ये सही है, क्योंकि जो जूट है अच्छी तरह से सूखा, उपजाऊ और जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छा बढ़ता है, जो आमतौर पर भारत और बांग्लादेश द्वारा साझा किए गए गंगा डेल्टा में पाया जाता है। तो पहला इसमें सही हो गया। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, क्योंकि जूट की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो बी विकल्प भी सही है। तीसरे में लिखा है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है, क्योंकि उच्च तापमान और उच्च वर्षा की इसे आवश्यकता होती है। तो सी इसमें गलत हो गया। और डी में लिखा है कि इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये सही है। तो ए बी डी इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पहला विकल्प है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। दूसरा है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तीसरा है संघनित वायु की गति और चौथा है पौधों और जीव जंतुओं की गति। तो पवन जो है सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो पवनें मुख्य रूप से उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर वायु की गति के कारण होती हैं। यह गति पृथ्वी की सतह के असमान तापन से प्रेरित होती है, जिससे वायुदाब में अंतर होता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि पहला विकल्प लिखा है यह स्थल रुद्ध है। दूसरा है यह महासागरों से घिरी है। तीसरा है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। और चौथा विकल्प इसमें लिखा है यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। तो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा और क्या क्या आपको याद रखना है? इस क्षेत्र को पूरे वर्ष सबसे अधिक सीधी धूप मिलती है।
सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह से लगभग लंबवत कोण पर टकराती हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश को गुजरने वाले वातावरण की मात्रा कम हो जाती है, जो परितप्त दक्षता को अधिकतम करती है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। और दोपहर के समय जो सूर्य होता है ठीक सिर के ऊपर भी होता है। तो वर्ष के कुछ निश्चित समय में इस क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर मध्याह्न का सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की धुरी सूर्य के चारों ओर अपने कक्षीय तल के सापेक्ष झुकी हुई है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पहला विकल्प है ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, दूसरा है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, तीसरा है ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए और चौथा है ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। तो एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। अक्षांश रेखाएं क्या है? तो ये क्षैतिज रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। और देशांतर क्या है? तो ये लंबवत रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। इतना तो आपको याद रखना है। अब इन रेखाओं के उद्देश्य क्या है? ये पृथ्वी पर स्थानों को ज्ञात करती हैं, यानी कि पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए इन्हें खींचा गया है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प चुनें, यानी कि जो कथन गलत है वो कथन हमें बताना है। चलिए पहले विकल्प देख लेते हैं। लिखा है भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। और चौथा है HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में जो कथन सत्य हैं पहले वो देख लेते हैं, तो आपको असत्य भी पता चल जाएगा। तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। तीसरे में लिखा है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ये गलत है। और HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा गया है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला में हुई थी। तो इसमें तीसरा विकल्प गलत है, गलत ही पूछा गया है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पहला विकल्प है राजाओं और रानियों के बारे में, दूसरा है विद्वानों और कवियों के बारे में, तीसरा है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में और चौथा है सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, ये आपको याद रखना है, जिसे तिरुट्टू पुराणम के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में सेकिंजर द्वारा रचित ये तमिल काव्य कृति है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि ये हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये हमें साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। पहला लिखा है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, दूसरा है यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, तीसरा है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है और चौथा है इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो इसमें जो कथन सत्य है वह हमें बताना है। पहला लिखा है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, ये गलत है। यहाँ के लोग परिश्रमी भी हैं और प्रौद्योगिकी का उपयोग भी करते हैं, तो यहाँ पहला गलत हो गया। बी इसमें सही है, यहाँ के लोग परिश्रमी हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है।
और इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तो बी और सी इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण क्या दिया गया है? कारण है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। अब इसमें से सही विकल्प बताना है। तो पहला कहा गया है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये गलत है क्योंकि दादा भाई नौरोजी को 3 बार 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो पहला तो इसमें गलत हो गया, यानी अभिकथन गलत है। कारण क्या है? वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, तो ये सही है। वह लंदन में बसे एक व्यापारी और प्रचारक थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे, तो इसमें अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो ए गलत किंतु आर सही, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। पहला विकल्प है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, दूसरा है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा है न्यायिक सक्रियवाद और चौथा है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। तो भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखती है, जिसकी वजह है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिसका अर्थ है कि यह सरकार की विधायी या कार्यकारी शाखाओं के हस्तक्षेप के बिना संचालित होती है। यह स्वतंत्रता कानून के शासन को बनाए रखने, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सरकारी कार्यों को नियंत्रण में रखा जाए और निर्णय बिना किसी डर या पक्षपात के कानून के आधार पर लिए जाएं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भ्रंशोत्थ पर्वत है। पहला विकल्प है हिमालय पर्वत, दूसरा है अपलेशियन पर्वत, तीसरा है यूराल पर्वत और चौथा है वोसजेस पर्वत। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं। तो भ्रंशोत्थ पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन। तो इन पर्वतों को दोष पर्वतों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इन पर्वतों का निर्माण भूपर्पटी में प्राकृतिक दोषों के कारण होता है, यानी कि आधार सेल के टूटने के कारण। तो इसमें भ्रंशोत्थ पर्वत पूछा गया है, तो वोसजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत कैसा है? ये गुना पर्वत है और गुना पर्वत में ये युवा गुना पर्वत है, और अपलेशियन और यूराल ये भी गुना पर्वत है, लेकिन ये पुराने गुना पर्वत हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कथन ए और बी दिए गए हैं। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर उसी दर पर घूमता है जिस पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसमें पहला सही है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। तो कथन बी भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। तो पहला विकल्प इसमें सही है। अब एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है।
तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कायांतरित सेलों के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कथन बी है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर द्रवित मैग्मा बनते हैं। और कथन सी है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो सेलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा। तो सेलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय सेल क्या होती हैं? तो आग्नेय सेल तब बनती हैं जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और क्रिस्टलीकृत हो जाता है। तो ये आग्नेय सेल का निर्माण इसी प्रकार से होता है, मैग्मा के ठंडे होने से। इनके उदाहरण क्या हैं? ग्रेनाइट है, पेगमेटाइट है, ये सभी क्या है? ये आग्नेय सेल हैं। अवसादी सेल कैसे बनती हैं? तो यह पदार्थों के जमाव और तलछट के जमने से बनती हैं। इनके उदाहरण हैं सेल, बलुआ पत्थर, ये सभी क्या हैं? ये अवसादी सेल हैं। और कायांतरित सेल क्या है? कि यह तब बनती हैं जब गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती हैं। इनके उदाहरण हैं संगमरमर, नाइस आदि। अब इसमें सही विकल्प बताने हैं, यानी कि जो सही कथन है वह बताने हैं। तो आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप और दाब में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। और संगमरमर एक कायांतरित सेल है, ये भी सही है। ए, बी, सी तीनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सेलें 3 प्रकार की हैं, इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं और सबके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? पहला विकल्प है मध्यमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है बहिर्मंडल और चौथा है समताप मंडल। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर जल जाते हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। वायुमंडल में जो परतों का क्रम है वो भी आपको याद रखना है। पृथ्वी के सबसे समीप यानी कि जो निचली परत है वह है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल और इस समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। समताप मंडल के ऊपर है आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर है बाह्य वायुमंडल और उसके बाद है बहिर्मंडल। इनका क्रम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। पहला विकल्प है लोगों के आवागमन से, दूसरा है घरों की पास पास बसावट से, तीसरा है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से और चौथा है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ऋतु प्रवास एक प्रकार के पशु चारण या घुमंतु होते हैं जो कि निश्चित रूप से गर्मी और सर्दियों के चरागाहों के बीच पशुधन का समयानुकूल संचलन है, तो ये आपको याद रखना है। और माउंटेन क्षेत्र में इसका मतलब गर्मी में उच्च चरागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच आवागमन है। तो ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है, इतना आपको याद रखना है, पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और कथन बी दिया गया है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण है। तो 3 प्रकार की पवनें होती हैं, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। अब इसमें स्थायी पवनों के संबंध में जो कथन सही है वह बताने हैं। तो ये जो स्थायी पवनें होती हैं, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, तो पहला इसमें सही हो गया। और जो विकल्प बी लिखा है यानी कथन बी लिखा है पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
मौसमी पवनें क्या होती हैं? तो ये पवन के दोहराव और गतिविधियों के स्वरूप में बदलाव से प्रेरित है। दुनिया भर में कई स्थानों पर मौसमी पवनें चलती हैं। स्थानीय पवनें क्या हैं? तो स्थानीय पवनें ऐसी पवन होती हैं जो वैश्विक पवनों की तुलना में छोटे स्थान को कवर करती हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। पहला विकल्प है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, दूसरा है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो जो घास स्थल होते हैं ये बड़े खुले क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं और यहाँ पर घास वनस्पति का प्रभुत्व होता है। दो मुख्य प्रकार के घास स्थल हैं जिनमें उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण घास के मैदान शामिल हैं। अब इसमें कहा गया है कि ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ब्राजील के कंपोस्ट को सवाना घास स्थल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ब्राजील के कंपोस्ट को सवाना घास स्थल भी कहते हैं। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, तो ये घास स्थल है जो समशीतोष्ण क्षेत्र और महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और यूरोप में स्टेप्स शीतोष्ण घास स्थलों के उदाहरण हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज कहते हैं और दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें पंपास कहते हैं। तो ये भी याद रखिए, ये भी पूछे जाते हैं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति क्या है? तो टुंड्रा एक प्रकार का बायोम है जहां पेड़ की वृद्धि कम और तापमान कम बढ़ते मौसम से बाधित होती है। और भूमध्य सागरीय वनस्पति ये क्या है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र महाद्वीपों के पश्चिम में लगभग 30 अंश से 40 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच होते हैं। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आपको आवश्यक है और इसमें तीसरा विकल्प सही है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। कथन बी दिया गया है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जलवायु कई वर्षों की अवधि में किसी विशेष स्थान के लिए मौसम की स्थिति का औसत क्रम है। तो पहला इसमें गलत हो गया। और दूसरा लिखा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, ये भी गलत है, क्योंकि किसी स्थान की जलवायु उसके अक्षांश, महासागरीय धाराओं, उन्नयन, राहत, प्रचलित हवाओं आदि से प्रभावित होती है। दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, ए और बी दोनों गलत, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। पहला लिखा है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। पहला लिखा है बायोगैस, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा और चौथा है मोम। तो ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करनी है। यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, तो ये होती है प्राकृतिक गैस। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक परंपरागत या गैर नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि यह एक सीमित मात्रा में मौजूद है और यदि एक बार समाप्त हो जाता है तो इसे फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है एशिया। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री अवस्थित है अंटार्कटिका में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। पहला है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। दूसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तीसरा है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं और चौथा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं।
तो खनिज के संदर्भ में जो सही नहीं है वह बताना है। तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। लिखा है नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी इसे मिला देंगे दूसरे से, आखेट और संग्रहण। फिर लिखा है वज्जी, तो वज्जी को मिला देंगे पहले से, आरंभिक गणतंत्र। तीसरा है गारो पहाड़ियां, इसे मिला देंगे पांचवें से, आरंभिक कृषि। फिर लिखा है गंगा घाटी, तो गंगा घाटी को मिला देंगे तीसरे से, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियां, इसे मिला देंगे चौथे से, प्रथम नगर। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का तीसरा और ई का चौथा, यानी कि जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैंने 2011 से 22 तक जितने भी पेपर हुए हैं SST के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, आपको सभी वीडियो एक साथ वहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।